नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अभिनंदन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हमारी ये दूसरी क्लास रहने वाली है मध्य प्रदेश संपूर्ण ज्ञान सामान्य अध्ययन न्यू पैटर्न पर आधारित। और अभी जो न्यूज़ चल रही है उसके हिसाब से एमपी जीके में पास होना अनिवार्य है, तो उसी को देखते हुए हम हमारी क्लास लेकर आए हैं, जो आज की हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश राज्य का जन घनत्व कितने वर्ग किलोमीटर है? 230, 242, 236 या 246? तो मध्य प्रदेश का जो जन घनत्व है वो 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जन घनत्व है वो भोपाल जिले का है। कितना है? 855। किसका है? भोपाल का। कितना है? 855। और सबसे जो कम है वो है कितना? 94, जो है किसका? डिंडोरी जिले का। किसका है? डिंडोरी जिले का। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 943, 931, 942 या 932। तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो है कितना? 931। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है हमारा बालाघाट। कितना है? कौन सा है? बालाघाट। कितना है इसका? तो 1021, 1021। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है कौन सा? भिंड। इसका जो लिंगानुपात है वो कितना है? 837। मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो बालाघाट में है कितनी? 1021। और भिंड में है कितनी? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 837। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन है 69.3%, 70.8%, 82.18% या फिर 84.62%। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 69.3% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है जबलपुर। इसकी जो साक्षरता दर है वो है 81.1%। और न्यूनतम जो है वो है अलीराजपुर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर। जो इसकी जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 36.1%। तो न्यूनतम और अधिकतम साक्षरता दर वाले जिले जबलपुर और अलीराजपुर। और मध्य प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर है वो कितनी है? 69.3%। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन 230 है, 252 है, 272 है, 288 है। तो पूछा क्या है? पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित मध्य प्रदेश में। वैसे तो मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी क्या? 1956 में। तो उसके अनुसार अगर बात की जाए तो उस समय हमारे यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें थी वो कितनी थी? 320 थी। लेकिन ऑप्शन हमारे इस प्रकार के नहीं दिए गए हैं, तो हम वर्तमान के हिसाब से चलेंगे या सन 2000 के हिसाब से चलेंगे। तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 है। और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद 90 सीटें कहां पर जाती है? छत्तीसगढ़ राज्य में जाती है। इस प्रकार 2000 के पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी थी? 320 थी। और वर्तमान में कितनी है? 230 है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो क्वेश्चन वही है, राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश में कितनी है? ऑप्शन है 10, 11, 12 या फिर 13। तो मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की सीट है वो कितनी है? 11 है। कितनी सीटें? 11। और इसी प्रकार इसी के समान हमारे यहाँ पर जो सीटें हैं वो कहाँ पर? गुजरात में भी कितनी है? 11। तो मध्य प्रदेश के बराबर एक अन्य राज्य जिसमें उतनी ही राज्यसभा की सीट है तो वो कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है, जिसमें भी क्या है? राज्यसभा की जो सीट है वो कितनी है? 11 होती है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। कितनी आयु चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन
क्षेत्र है? ऑप्शन है 29, 30, 31, 32। ये तो आपको याद होगा, वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी, उसके पास पूरी की पूरी सीट है। केंद्र सरकार के पास मध्य प्रदेश से सारी की सारी लोकसभा सीटें कितनी दे रखी है? 29 की 29 ही दे रखी है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी निर्धारित है? तो वो है 29 सीटें निर्धारित है। और विधानसभा की कितनी है? 230 है। और राज्यसभा की कितनी है? तो 11 है। ये किसकी है? ये लोकसभा की है। लोकसभा, राज्यसभा नहीं, सॉरी, विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा और राज्यसभा की कितनी? 11। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। लोकसभा की 29, विधानसभा की 230 और राज्यसभा की 11। उम्र क्या है? उम्र है इसमें 30 वर्ष, इसमें 25 वर्ष और इसमें भी 25 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो दोनों का पूछा है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटें पूछी गई है। 15, 10, 12 या फिर 8। तो टोटल सीट हमने कितनी देखी थी लोकसभा में? 29। 29 में से 10 सीटें, कितनी? 10 सीटें। कुल कितनी है? कुल है 29। और 10 सीटें क्या है? आरक्षित है। कितनी है? कितनी सीटें आरक्षित है? 10 सीटें। किन किन के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। और इसको भी हम अगर तोड़ते हैं तो जो 6 सीटें वो किसके लिए है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए। किसके? जनजाति के लिए। किसके लिए? जनजाति के लिए। और जो 4 सीटें वो किसके लिए है? तो वो अनुसूचित जाति के लिए। किसके? अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित है? 4। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी? 10। तो टोटल आरक्षित की सॉरी 6। टोटल आरक्षित कितनी हो गई? 10। और टोटल कुल जो लोकसभा सीटें वो कितनी है? 29। तो कुल 29 है, 10 आरक्षित है। और अगर तोड़ेंगे कितनी? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 6 और अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई है। और राज्यसभा में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। राज्यसभा की सीटों में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। और इसी प्रकार अगर हम बात करें कि विधानसभा जो 230 है उसमें कितनी सीटें आरक्षित है, तो टोटल की बात करेंगे तो कुल आरक्षित सीटें कितनी है? 82, 82। ठीक है। इसके अलावा इसी में से हम देखेंगे किसकी? तो 47 जो सीटें हैं वो किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? 35 सीटें। 35 सीटें कितनी में किसके लिए होगी? तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगी। तो ये विधानसभा का हो गया और ये लोकसभा का हो गया। राज्यसभा में किसी भी प्रकार के आरक्षण की बात नहीं की गई है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, उज्जैन, जबलपुर या फिर रतलाम। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय वो कहाँ पर है? जबलपुर में, जिसकी स्थापना कब होती है? तो 1 नवंबर 1956 को होती है। कब होती है? 1 नवंबर 1956 को होती है। और हम देखते हैं तो इसमें से इंदौर और ग्वालियर, यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की क्या है? तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ है। खंडपीठ है या ब्रांच कहाँ पर है? तो इंदौर और ग्वालियर में। और मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो मुख्य पीठ आएगी आपका ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एम हिदायतुल्लाह साहब थे। कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो एम हिदायतुल्लाह साहब बने थे, जो पहले न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी किया है। तो मध्य प्रदेश के कौन से मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो एम हिदायतुल्लाह साहब है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? एम हिदायतुल्लाह साहब है। और जब ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अगला क्या होता है? क्षिप्रा नदी को मध्य प्रदेश में किस अन्य नाम से जानते हैं? मालवा की गंगा, राज्य की गंगा, मालवा की यमुना, राज्य की जीवन रेखा। तो कुल जी क्षिप्रा नदी को, क्षिप्रा नदी कहाँ पर होगी? तो उज्जैन में होगी। बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है। और उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे
स्थित है, तो इसे कहा जाता है मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसका एक अन्य या प्राचीन नाम क्या, ज्वरहरणी। ज्वरहरणी किस नदी को कहा जाता है, तो क्षिप्रा नदी को ही कहा जाता है। और क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में प्रति 12 वर्ष में कौन से मेले का आयोजन होता है, तो सिंहस्थ का आयोजन होता है। सिंहस्थ कुंभ के मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो उज्जैन में होता है। कितने वर्षों में होता है, तो प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। कितने वर्षों में होता है, प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। इस बार कब होने वाला है, तो 2028 में ये सिंहस्थ का आयोजन होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इंदौर जिले की महू तहसील से किस नदी का उद्गम होता है, शिप्रा नदी का उद्गम होता है। और किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी हो जाएगी। कोटा के निकट चंबल में मिल जाती है कौन सी नदी, शिप्रा नदी। अगला, मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर उपनाम से किस नदी को जानते हैं, शिप्रा को, नर्मदा को, चंबल को, या फिर बेतवा नदी को। तो किसके आधार पर पूछा है, प्रदूषण के आधार पर। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की जो गंगा कहा जाता है वो बेतवा नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, बेतवा नदी को कहा जाता है। बेतवा नदी, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा नदी है यमुना की सहायक नदी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट ये किसमें मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें बेतवा, बेतवा का उद्गम कहाँ से होता है, तो रायसेन जिले के कुमरा गांव से। कहां से होता है, रायसेन जिले के कुमरा गांव से। कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो बेतवा नदी का उद्गम होता है। और केन एक और नदी है, केन बेतवा, यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना मानी जाती है। ठीक है, तो कौन सी, केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के रूप में इसे जाना जाता है। इसकी स्वीकृति मिली थी कब, 2005 में। कब मिली थी इसकी स्वीकृति, 2005 में। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में जो समझौता होता है 2021 में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी को द्रौपदी द्वारा स्थापित उपनाम से जाना जाता है, चंबल नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, या फिर यमुना नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन से आएगा, चंबल नदी। तो चंबल नदी को किसके नाम से जाना जाता है, तो द्रौपदी द्वारा स्थापित नदी के रूप में जाना जाता है। और ये कितने राज्यों में बहती है, ये बहती है 3 राज्यों में। चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में। उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, फिर जाती है राजस्थान, और राजस्थान के बाद कहाँ जाती है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इटावा के पास, कहाँ के पास, इटावा इटावा के पास कहाँ पर मिल जाती है, तो यमुना में मिल जाती है। किसकी सहायक नदी है, यमुना में मिल जाती है। और इसी क्षेत्र में कौन सी, चंबल नदी के द्वारा, चंबल और यमुना के द्वारा एक मैदान का निर्माण किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, लश्कर का मैदान। क्या कहा जाता है, लश्कर का मैदान। तो लश्कर का मैदान किन दो नदियों के द्वारा निर्मित होता है, चंबल और यमुना नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। और इसी चंबल नदी पर मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना स्थित है, जिसका नाम है गांधी सागर। कहां पर आती है, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आती है। कहां पर आती है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आती है। और मंदसौर की बात करें तो मंदसौर आता है किस नदी के किनारे, सिवना नदी के किनारे। मंदसौर किस नदी के किनारे स्थित है, सिवना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिवना नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ काम की चीजें जो आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में चंबल नदी बहती है, इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। चंबल और यमुना नदी के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, लश्कर मैदान या लश्कर के मैदान का निर्माण। लश्कर के मैदान का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है, चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। अगला क्या है, अगला है चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना बनी हुई है, जो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना मानी जाती है। और इसका जो विद्युत क्षमता है वो कितनी है, 115 मेगावाट। कितनी है, 115 मेगावाट है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी, गांधी सागर। अगला प्रश्न है, माही नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कांठल की गंगा, मालवा की गंगा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, या फिर ये सभी। तो कौन सी नदी पूछी है, माही नदी। तो माही नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, धार जिले के सरदारपुर से। धार जिले के कहां से, सरदारपुर तहसील के किससे, मिंडा गांव से। कौन से गांव से, मिंडा गांव से इसका उद्गम
होता है। और माही नदी कैसी नदी है? तो माही नदी भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की एकमात्र नदी है जो क्या करती है, कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को। कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है, 2 बार काटने वाली नदी। और कितने राज्यों में बहती है? ये भी आपकी 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद कहाँ जाती है? गुजरात, और गुजरात में जाकर किसमें मिल जाती है? खंभात की खाड़ी में, माही नदी पर। माही नदी पर राजस्थान में एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है बजाज सागर डैम। कौन सा डैम? बजाज सागर डैम। किस नदी पर स्थित है? तो माही नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? तो राजस्थान में। और तो इसे, इसका जो प्रश्न का जो सही आंसर है वो तो बोल ही गए हम, क्या है? इसे कहा जाता है कांठल की गंगा। इसके अलावा अन्य चीजों को देखने में हम क्वेश्चन को ही भूल गए थे, क्या है? तो कांठल की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। इसे बागड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, आदिवासी की गंगा के नाम से भी किसे जाना जाता है? माही नदी को जाना जाता है। तो ये माही नदी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आप सभी लोगों को याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला है, मध्य प्रदेश में महिला पार्क कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, इंदौर, रीवा या फिर भोपाल? तो इसका सही आंसर है इंदौर। कहाँ पर स्थित है? इंदौर। इंदौर को क्या कहा जाता है? इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। आर्थिक राजधानी और क्या है? खेल राजधानी। कौन सी राजधानी? खेल राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? इंदौर को जाना जाता है। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक है, इसके बाद होलकर स्टेडियम कहाँ पर है? इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में है। इसके अलावा होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? इंदौर में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा भी कहाँ पर है? तो इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद में कौन सा पार्क स्थित है? शहीद पार्क, महिला पार्क, दिव्यांग पार्क या डाटा सेंटर पार्क? तो डाटा सेंटर पार्क तो हमारा हो जाएगा कहाँ पर? इंदौर में हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर हो जाएगा? ये तो हो जाएगा इंदौर में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किसकी? महिला पार्क अभी देखा हमने इंदौर में। दिव्यांग पार्क इसका सही आंसर है। होशंगाबाद में कौन सा पार्क है? तो मध्य प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? होशंगाबाद जिले में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया? होशंगाबाद जिले में स्थापित किया गया। होशंगाबाद का जो नया नाम है वो क्या है? नर्मदापुरम है। क्या नाम है? नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। और इसी नर्मदापुरम में एक जगह आती है जिसका नाम है आदमगढ़। कौन सा गढ़? आदमगढ़। और ये कब, कौन सा स्थल माना जाता है? मध्य पाषाण कालीन स्थल माना जाता है। जहां से किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो मानव के अस्थि पंजर के साथ कुत्ते के अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि मानव के द्वारा सबसे पहले पाला गया जो पशु था वो कौन सा था? कुत्ता था। ठीक है, कुत्ता। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। किस जिले में? होशंगाबाद में। और यहीं पर क्या है? STR स्थित है। क्या है? STR, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न है, जैव ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? रीवा, गणेशपुर, छिंदवाड़ा या फिर सागर? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? रीवा। ठीक है, क्या आएगा? रीवा। और रीवा को क्या कहा जाता है? सफेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सफेद शेर की भूमि हो गई। जैव पार्क कहाँ पर आएगा? रीवा में। ठीक है, या फिर इसकी जो विद्युत क्षमता है वो कितनी है? 750 मेगावाट। कितनी है? 750 मेगावाट MW। तो रीवा को याद रखना है, जैव ऊर्जा पार्क और सफेद शेरों की भूमि। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है रीवा? तो बिछिया नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बिछिया नदी के किनारे स्थित है। और बिछिया किसकी सहायक नदी है? तो बीहड़ की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? बीहड़ की सहायक नदी कौन सी हो जाती है? बिछिया हो जाती है। अगला प्रश्न है, और कल एक क्वेश्चन आया था हमारा इसी से रीवा से कौन सा? सुंदरजा आम। कौन सा आम? सुंदरजा आम। ठीक है, बड़ा ही फेमस आम है।
कहाँ पर है, तो रीवा में पाया जाता है और इसको 2023 में क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। और रीवा के क्या है, गोविंदपुर में, कहाँ पर, गोविंदपुर में आम अनुसंधान केंद्र स्थित है। कौन सा केंद्र स्थित है, आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आता है, तो रीवा में स्थित है, रीवा के। अगला, मध्य प्रदेश पार्क, नहीं सॉरी, मसाला पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, मसाला पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, भोपाल, छिंदवाड़ा, मंदसौर या भिंड, तो ये आएगा छिंदवाड़ा में। मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थापित किया गया। अब छिंदवाड़ा में एक संग्रहालय आता है, कौन सा, बादल भोई संग्रहालय, बादल भोई संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो छिंदवाड़ा में स्थित है। छिंदवाड़ा में एक और जगह आती है जिसका नाम क्या है, पाताल कोट। इस जगह को कहा जाता है कौन सी जनजाति का, भारिया जनजाति का घर, भारिया जनजाति, कौन सी जनजाति, भारिया जनजाति का घर किसे कहा जाता है, पातालकोट को कहा जाता है भारिया जनजाति का घर, ठीक है। और भारिया जनजाति एक नृत्य करती है, कौन सी जनजाति, भारिया जनजाति, कौन सा नृत्य करती है, तो ये नृत्य करती है भड़म, भड़म भट्ट, भड़म नृत्य, ठीक है। तो भड़म नृत्य किस जनजाति का है, छिंदवाड़ा, वो सॉरी, भारिया जनजाति का, जो कहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। और छिंदवाड़ा से कभी अलग होकर एक जिला बना है जिसका नाम क्या है, पांडुर्ना। तो पांडुर्ना में एक मेला लगता है, कौन सा मेला लगता है, गोटमार का मेला, गोटमार का मेला किस नदी के किनारे लगता है, जाम नदी के किनारे लगता है। कहाँ पर लगता है, जाम नदी के किनारे लगता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आईटी पार्क कहाँ स्थित है, ऑप्शन है देवास, रीवा, भोपाल, मंडला। तो आईटी पार्क भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। भोपाल को क्या कहा जाता है, तो सात पहाड़ियों पर बसा नगर के रूप में जाना जाता है, सॉरी सात नहीं, पांच पहाड़ियों पर, कितने, 5 पहाड़ियों पर बसा नगर कौन सा है, भोपाल है। मध्य प्रदेश में इसे, भोपाल को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, ठीक है। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, भोपाल को कहा जाता है। और क्या है, और क्या बोल सकते हैं इसको, बड़ा तालाब, यहाँ पर क्या है, बड़ा तालाब, ठीक है। भोजताल, भोजताल जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो भोजताल का निर्माण करवाया था राजा भोज के द्वारा। इसके अलावा एक चीज और देख सकते हो, ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, तो भोपाल में है। कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। और काय का स्टेडियम है, हॉकी का, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, भोपाल में। और किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में केंद्रीय खाद्य पार्क किस जिले में स्थित है, मंदसौर, मंडला, खरगोन या फिर ये सभी। तो केंद्रीय खाद्य पार्क इन सभी जिलों में स्थापित किए गए हैं, ठीक है। मंदसौर, मंडला और खरगोन, इन तीनों जिलों में स्थापित किए गए। खरगोन में नर्मदा नदी पर महेश्वर स्थित है, ठीक है। और महेश्वर बांध भी है, क्या है, महेश्वर बांध भी है। कौन सी नदी पर है, महेश्वर में, नर्मदा नदी पर। कौन से जिले में, खरगोन में। खरगोन के बड़वाहा में, कहाँ पर, बड़वाहा में क्या है, CISF ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र, CISF ट्रेनिंग सेंटर या प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो खरगोन जिले के बड़वाह में स्थित है, ठीक है। इसके बाद मंडला में क्या आता है, तो मंडला में आता है कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क। इसके अलावा मंदसौर की बात हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर में निम्नलिखित में से कौन सा पार्क स्थित है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, आईटी पार्क, जैव ऊर्जा पार्क या प्लास्टिक पार्क। तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है, इंदौर जिले में स्थित है, इंदौर शहर में स्थित है। जबलपुर किस उपनाम से प्रसिद्ध है, भोज नगरी, संगमरमर नगरी, चूना नगरी या फिर संगीत नगरी के नाम से। तो भोज नगरी कहा जाता है भोपाल को, राजा भोज की नगरी के रूप में। संगमरमर नगरी कहा जाता है किसको, जबलपुर को, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है। तो संगमरमर नगरी के रूप में जाना जाता है कौन, जबलपुर। और इसे ही क्या कहा जाता है, रक्षा शहर, क्या कहा जाता है, रक्षा शहर। रक्षा शहर किसे कहा जाता है, जबलपुर को कहा जाता है। इसके अलावा इसे ही क्या कहा जाता है, संस्कार राजधानी,
संस्कार राजधानी के रूप में भी किसे जाना जाता है? जबलपुर को। चूना नगरी कहा जाता है मध्य प्रदेश में किसको? कटनी को। ठीक है, किसे कहा जाता है? कटनी को कहा जाता है। और संगीत नगरी कहा जाता है किसे? मेहर को। किसे कहा जाता है? मेहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उज्जैन को किस नाम से नहीं जानते हैं? मंदिरों एवं मूर्तियों का नगर, महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी या मैग्नीज नगरी? तो ए बी सी इन तीनों नाम से उज्जैन को जाना जाता है। ठीक है, क्या है? मंदिरों एवं मूर्तियों का नगर भी उज्जैन है, महाकाल की नगरी तो सभी को पता है, पवित्र नगरी और मैग्नीज नगरी। तो ऊपर के जो तीन है ए बी सी, इन तीनों नामों से उज्जैन को जानते हैं, लेकिन किस नाम से नहीं जानते? तो ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज नगरी के रूप में इसे नहीं जाना जाता। मैग्नीज नगरी हमारी कौन सी हो जाती है? बालाघाट। बालाघाट सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। मैग्नीज और तांबे दोनों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? बालाघाट में होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? बालाघाट में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बांस कहाँ पर है? बालाघाट में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन कहाँ पर होता है? बालाघाट में होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? तो वो भी बालाघाट में है। क्या क्या देखा है हमने इसमें? तो हमने देखा है पहला बालाघाट में तांबा देखा है, तांबा, मैग्नीज, वन, धान और बांस और लिंगानुपात। ये सारी चीजें आपको मिलेगी कहां पर? बालाघाट में। और बालाघाट थे किस नदी के किनारे? तो वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो वेनगंगा नदी के किनारे बालाघाट शहर स्थित होता है। और इसका जो आकार है वो कैसा है? उड़ते हुए पक्षी के आकार वाला जिला इसे कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजघरानों का शहर, सिटी ऑफ रॉयल्स के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो अभी हमने देखा था नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में महलों की नगरी उपनाम से इनमें से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उज्जैन, ग्वालियर, मांडू, भोपाल या फिर बस चारों ऑप्शन है ना, उज्जैन, ग्वालियर, मांडू, भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है, महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है किसे? तो मांडू को जाना जाता है। इसमें कई सारे महल है, असरफी महल, जहाज महल है ना, रानी रूप मती का महल है ना, हुशंग शाह का मकबरा। तो कौन कौन से? एक 56 महल, कौन सा? 56 महल। और एक और याद रखना, हिंडोला महल। तो ये चीज आपको याद रखनी है, असरफी महल, जहाज महल, रानी रूपमती का महल, हुसंग शाह का मकबरा और 56 महल और हिंडोला महल कहाँ पर आते हैं? मांडू में आते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? सादियाबाद। और इसे ही आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो मांडू को जाना जाता है। और मांडू किस जिले में आता है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में। किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। कौन सा शहर स्थित है? तो महलों की नगरी जो मांडू स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है? छिंदवाड़ा, सागर, बालाघाट, रीवा। ऑप्शन नंबर ए। तो रीवा को कहा जाता है सफेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पहला जो सफेद बाघ देखा गया था उसका नाम था क्या? मोहन। तो मध्य प्रदेश में जो पहला सफेद बाघ या सफेद शेर देखा गया था उसका नाम क्या था? मोहन था। और इसी के सम्मान में भारत सरकार के द्वारा एक डाक टिकट भी जारी की गई थी। तो मोहन क्या था? पहला सफेद बाघ। और सफेद बाघों की भूमि या सफेद शेरों की भूमि किसे कहा जाता है? रीवा को कहा जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की पहली, मध्य प्रदेश में पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर स्थापित की गई है? तो मुकुंदपुर सतना में। कहां पर? मुकुंदपुर सतना में स्थापित की गई है। तो पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर स्थापित की गई है? मुकुंदपुर सतना में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भीमबेटका शैल चित्रकला,
खजुराहो शिल्प कला का तीर्थ, सांची बौद्ध जगत की पवित्र नगरी, ग्वालियर मिनी मुंबई। तो मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला। भीमबेटका बिल्कुल सही है, खजुराहो बिल्कुल सही है और सांची बिल्कुल सही है। भीमबेटका, खजुराहो और सांची, इन तीनों को आप लोगों को क्या करना है? याद रखना। इन तीनों को मध्य प्रदेश से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। तो भीमबेटका शामिल है कब? 2003 में। खजुराहो शामिल है 1986 में और सांची शामिल है 1989 में। तो ये यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया इनका सन है। तो भीमबेटका 2003 जो कहां पर आती है? ये आती है आपके रायसेन जिले में, ये भी याद रखना है ना। खजुराहो आता है कहां पर? तो ये आता है छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। और सांची आता है कहां पर? रायसेन जिले में। कहां पर आता है? तो रायसेन जिले में आता है। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद है सबको क्लास पसंद आई होगी। अच्छे क्वेश्चन हमने 25 क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन 25 से ज़्यादा हमने इसमें क्वेश्चन किए, कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसमें। तो उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।